Good morning everyone. So in the last lecture we started the discussion of corporate accounting. हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक बातें लेकर कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने बात करी थी कि कंपनीज के ऊपर कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं जिसके हिसाब से उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, एंड वी हैड स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ शेड्यूल 3. Now, Schedule 3 is very important for our examination point of view. Simple सा रीजन है उसका। दो कारण हैं Schedule 3 को बहुत अच्छे से पढ़ने के। सबसे पहली चीज तो कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कल हमने शेयर कैपिटल की बात करी थी, हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड शुरू करा था, बैलेंस शीट शुरू करी थी। देन हमने शेयर होल्डर्स फंड की बात करी थी जिसमें हमने फर्स्ट सब हेड डिस्कस किया था, दैट इज आवर शेयर कैपिटल। और मैंने आप लोगों को नोट करवाई थी चीजें कि शेयर कैपिटल के अंदर हमें क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो आप लोग नोट करें। सो बेसिकली इन सब चीजों में हमने हर एक चीज नोट करते रहे, इन पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट थिंग तो जैसे हमने बात करी थी कि अगर आपने पिछले 5 सालों में बायबैक किया है या बोनस इशू किया है तो आपको वो डिस्क्लोज करना है अलग से। इस पर आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सो फर्स्ट रीजन कि ये जो भी चीजें हम डिस्कस करें इस पे सीधा क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। जैसा कि कल भी हमने बात करी थी, थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इवन इन अकाउंट्स एंड कॉस्ट, दो बीइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बट एज द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं, आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे उनमें भी हमें कहीं ना कहीं बैलेंस शीट या P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो अगर हमें शेड्यूल 3 प्रॉपरली नहीं पता होगा या फॉर्मेट प्रॉपरली नहीं पता होगा तो हमें शेयर कैपिटल चैप्टर में दिक्कत आ सकती है। आगे कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन समझने में प्रॉब्लम आ सकता है। सो शेड्यूल 3 शुरू में डिस्कस करने का ये रीजन दैट दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही सकते हैं, दूसरा हमें आगे के लिए बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। शेयर कैपिटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड्स में दो और चीजें होती थी जो मैंने लिखी थी कल। पहला होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा होता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हम एक को डिस्कस करते जाएंगे और किस किस में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ एज द नेम सजेस्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप रिजर्व्स लिखते हो सारे, जो अलग अलग तरीके के रिजर्व्स बनाए जाते हैं। कुछ नाम हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने हैं, कुछ हमारे लिए नए हैं। जो हमारे लिए नए हैं वो हम पढ़ लेंगे आगे के सिलेबस में। बट बेसिक द पॉइंट इज कि कंपनी जितने भी रिजर्व्स बनाती है, वेदर वॉलंटरी और स्टैट्यूटरी, कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो कंपल्सरीली बनाना जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी को। कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो कंपनी खुद से बनाती है, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, या उसने खुद ने अपने मर्जी से रिजर्व्स बना लिए, कोई भी जो उन्हें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जरूरी लग रहा है। सो रिजर्व इज बेसिकली एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर कंपनीज की केस में शेयर कैपिटल अलग से लिखी जाती है और रिजर्व्स एग्जैक्टली अलग लिखे जाते हैं। दोनों को दो सेपरेट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो आप ऐसा नहीं करोगे, जैसे अगर आप थोड़ा सा याद करो तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, हमारी बैलेंस शीट होती थी, कैपिटल लिखते थे हम लायबिलिटी साइड पर, और कैपिटल में यहीं पर क्या कर देते थे, यहीं पर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते थे, है ना। बैलेंस शीट इसी तरीके से बनती थी। लेकिन अब इस तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी क्योंकि कंपनी है, तो कैपिटल अलग से लिखी जाएगी जो हमने कल बात करी थी, एंड प्रॉफिट, रिजर्व्स, जिस भी प्रकार के जो भी सारे अलग अलग रिजर्व्स कंपनी बना रही है, जो नाम मैंने लिखे हैं जिनको हम डिस्कस करते जाएंगे अभी, वो सारे अलग से जाएंगे एक अलग हेडिंग में, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ इलस्ट्रेटिव नाम आपको बता दिए गए हैं। अगेन दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इनके अलावा कोई अदर रिजर्व्स होंगे तो भी उनको यहीं पर ही लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही रिजर्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तब बनाया जाता है जब कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट इज बेसिकली ऐसा कोई प्रॉफिट जो रेगुलरली आप नहीं अर्न करते हो। एनी प्रॉफिट विच इज नॉट रेगुलर इन योर बिजनेस इज अ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर एक रिजर्व का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझते जाएंगे। हर किसी ना किसी चैप्टर में, किसी ना किसी टॉपिक में ये रिजर्व्स हमें टच होंगे आगे। सो हम और जब प्रैक्टिकली समझते जाएंगे, अभी के लिए हम लोगों को डेफिनेशन समझनी है कि
कौन सा रिजर्व क्यों बनाया जाता है। सो कैपिटल रिजर्व हम पढ़ेंगे आगे। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड व्हेन you are redeeming preference shares or you are buying back your shares. Buyback of shares या redemption of preference shares के कुछ कंडीशंस होते हैं, तब आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। इट इज अ कंपल्सरी रिजर्व इफ यू आर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर्स और आप बायबैक कर रहे हो और कुछ सर्टेन एडिशनल कंडीशंस भी अगर फुलफिल होती हैं तो आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। अगेन ये दोनों ही चीजें हमारे सिलेबस में हैं, रिडेम्पशन और बायबैक, तो हम ऑब्वियसली तब प्रॉपरली समझ लेंगे कि कौन सी और एडिशनल कंडीशंस होती हैं। बट अभी हमें क्या समझना है, लेट्स सीआरआर कब बनाया जाता है। नेक्स्ट है एसपीआर। एसपीआर हम लोगों ने सुना हुआ है कहीं ना कहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ रिजर्व whenever any security is issued for a premium, फेस वैल्यू से ऊपर आप कभी भी कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हो तो जो एडिशनल अमाउंट होता है वो कहा जाता है एसपीआर में। सो बेसिकली आप कभी भी कोई भी शेयर से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का है, आपने अगर उसको 12 में इशू किया तो शेयर कैपिटल कभी भी 12 से नहीं रिकॉर्ड करी जाती है। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करी जाती है। कल मैंने आपको लिखवाया भी था, आपको याद होगा कि फेस वैल्यू मेंशन करना जरूरी होती है। ओवर एंड अबाउट द फेस वैल्यू अगर आपने कुछ भी कलेक्ट किया है उसे कहा जाता है प्रीमियम और उसे लेकर जाया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नेक्स्ट है आपका डीआरआर, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि डिबेंचर्स के रिडेम्पशन पर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। कब आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है उसके ऑफ कोर्स देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजंस यू हैव टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी कहाँ लिखा जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगेन जैसे ही हम सिलेबस में डिबेंचर्स चैप्टर पर पहुंचेंगे हमें प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि क्यों डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है, व्हाट इज द पर्पस एंड हु ऑल आर एप्लीकेबल टू दिस रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज बेसिकली जब कोई भी असेट जो फिक्स्ड असेट होती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इनकी वैल्यू रीवैल्यू करी जाती है और अगर आप एडिशन करते हो वैल्यू में तो उसे कहां पर शो किया जाता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व में शो किया जाता है। अगेन इसके भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। सो बेसिकली एडिशन और रिडक्शन इन सम सर्टेन केसेस कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व में रिकॉर्ड किया जाता है। सारे ही रिजर्व्स हम वापस से टच करेंगे जब हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोगों को पढ़ने में आएगा जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विद फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में रीवैल्यूएशन पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि कब रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाया जाएगा। क्या हर बार अगर मशीन की वैल्यू चेंज हुई तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही जाती है, ये हम सब समझेंगे। बट बेसिकली रीवैल्यूएशन रिजर्व इज कनेक्टेड टू द रिडक्शन और अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड एसेट। तो या तो कभी कभी आपका रिडक्शन भी यहाँ से एडजस्ट होगा और हो सकता है अगर इंक्रीज है तो वो कहाँ डाला जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाला जाएगा। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज बेसिकली व्हेन यू गिव एम्प्लॉइज अ स्टॉक ऑप्शन प्लान। कभी सुना होगा आपने। बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं बाहर, से फॉर एग्जांपल गूगल हो गए, रिलायंस हो गए, ये जो कंपनीज हैं ये लोग अपने एम्प्लॉइज को नॉर्मली हमें पता भी है कि एम्प्लॉइज को सैलरी के साथ साथ बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों का टैक्स पढ़ा हुआ होगा तो आपने सैलरी चैप्टर में ये सब परक्विजिट्स और ये सब पढ़े भी होंगे, थोड़े बहुत अलाउंसेस, परक्विजिट्स मिलते हैं। So basically employee stock option scheme is a scheme which is given to the employees and an option given to the employees or some specific persons of the organization, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अगर आप चाहो, ऑप्शन है, ठीक है, कंपल्सन नहीं है, ऑप्शन है मतलब क्या है, मर्जी है सामने वाले की, उसको लेना हो तो लेगा नहीं तो नहीं लेगा। क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में ये बोला है कि अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी का शेयर आप मार्केट वैल्यू से कम में ले सकते हो। तो अगर सपोज मैं गूगल कंपनी की मैनेजमेंट हूँ या ओनर हूँ, एज द केस में भी, एंड मेरी कंपनी का शेयर, लाइक गूगल का शेयर बाहर मार्केट में 150 रुपीज में ट्रेड हो रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं चाहूँ तो मेरे एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे सकती हूँ। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड ऑप्शन क्योंकि इट इज नॉट अ कंपल्शन, ठीक है। छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो क्या बोला मैंने, अगर मैं मेरी एम्प्लॉइज को ऑप्शन देती हूँ कि देखो मेरा मार्केट में शेयर का वैल्यू है 150 रुपये, क्योंकि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो
मैं आपको ये ऑप्शन देती हूँ कि ये शेयर आप 90 रुपीज में खरीद सकते हो। अगर आप खरीदना चाहते हो तो इस तारीख तक फॉर्म फिल कर दो, पैसे जमा कर दो, हम आपको ये शेयर 150 की जगह कितने में दे देंगे, 90 रुपीज में दे देंगे। दिस इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगेन इसके ऊपर फिर से हमें एक प्रॉपर चैप्टर है। उस केस में जितने ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग रहते हैं कंपनी के पास, वो कहाँ पर शो किए जाते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अगेन उसकी जर्नल एंट्रीज हैं, उसके पूरे प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैं हमें, तो वो हम समझते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अदर्स। अदर्स मतलब इनके अलावा अगर कोई भी रिजर्व है, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे जनरल रिजर्व ही नहीं दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व बनाया हमने, यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी और रिजर्व आप बना रहे हो यहाँ लिखा जाएगा। लास्ट आपको लिखा है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस। सो बेसिकली जो प्रॉफिट होता है, आपको सपोज कंपनी को आपकी प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, वो 10 लाख का जो बैलेंस है, मतलब जो P&L का फाइनल बैलेंस है, जो आप लिखते हो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो उठकर भी कहाँ पर आ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाता है। तो हर साल का प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में जुड़ता चला जाता है। अब प्रॉफिट से रिलेटेड आपको दो बातें ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जितने सारे अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो यहीं पे शो किए जाते हैं। मतलब सपोज कि आपका जो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस है वो पिछले साल मतलब सपोज हम 2019-20 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, तो 1 अप्रैल 2019 को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था, मतलब पुराना सारा इकट्ठा होकर 4 लाख रुपए का बैलेंस था। अब इस साल में मतलब 19-20 में हमारी कंपनी को और प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹10 lakhs। 14 लाख हो गया बैलेंस। अगर मैंने यहाँ से कुछ अप्रोप्रिएशंस करे हैं, मतलब मैंने इस प्रॉफिट में से किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया या मैंने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी भी तरीके का कोई अप्रोप्रिएशन हुआ है अगर, तो 14 लाख में से उसको मुझे क्या करके दिखाना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो सपोज मेरे पास 14 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 4 लाख रुपए या से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ लिखा जाएगा लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2 lakhs। और सपोज अगर मैंने डिविडेंड दिया तो यहीं पे लिखा जाएगा डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है या जितना भी डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो 3 lakhs। सो क्या बताना चाह रही हूं मैं कि जो भी आपके अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सारे इधर ही नोट्स के थ्रू बाय वे ऑफ नोट्स आप डिस्क्लोज कर देते हो। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L पर ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है वहां पर आप ये सब नहीं लिखोगे कि आपने डिविडेंड्स वगैरह जो भी लिखा है वो सब स्टेटमेंट ऑफ P&L पर नहीं लिखा जाएगा, फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस पर नहीं लिखा जाएगा। जितना भी आपका प्रॉफिट बच रहा है टैक्स वगैरह माइनस करके, जो हम फॉर्मेट पढ़ेंगे P&L का, वो फाइनल अमाउंट उठकर यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो पुराना बैलेंस प्लस इस साल का बैलेंस माइनस अगर कुछ अप्रोप्रिएशंस हुए हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज दिस। आप चाहो तो लिखते जाओ या चाहो तो मॉड्यूल में मार्क करते जाओ एज पर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इवन इफ डेबिट बैलेंस, मतलब ये एक बहुत मेजर चेंज है शेड्यूल 3 में, तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। पहले ये अलाउड था, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि शेड्यूल 3 भी हम चेंज पढ़ रहे हैं। सो पहले ये अलाउड था कि अगर आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस है, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे मतलब हमारा बेसिक अकाउंटिंग याद करते हैं, जैसा कि हमने कल भी बात करी थी कि बेसिक अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस तब बचता है जब आपको लॉस हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस तब बचता है जब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तब कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्या करेंगे, सीधे सीधे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएंगे, प्रॉफिट में इस साल का प्रॉफिट जोड़ देंगे, बात खत्म। दिक्कत आ रही थी जब डेबिट बैलेंस था, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जो साइड समझ रहे हैं वो हम लायबिलिटी साइड समझ रहे हैं। हम कौन सी साइड समझ रहे हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो
कंपनीज ये बोल रही थी कि यार अगर मेरे P&L का बैलेंस क्रेडिट है तो मैं उसको लायबिलिटी साइड में ले जाके कैसे जोड़ूं? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट। P&L का बैलेंस आ रहा है डेबिट, तो इनको जोड़ेंगे कैसे? एक चीज क्रेडिट एक चीज डेबिट, प्लस कैसे हो पाएगी? तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डेबिट आइटम है इसीलिए उसको असेट साइड लिखना शुरू कर दिया। असेट साइड में एक ऑप्शन होता है हमारे पास, अदर ऑप्शन हर जगह दे देता है कोई भी, कि अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई और चीज है तो वो कहाँ डाल देंगे? अदर्स में। तो आप जैसे हम हेड पढ़ते जाएंगे हर जगह हमको एक अदर दे दिया जाएगा कि ये मेन हेड्स है, इनके अलावा और कुछ है अदर में डाल दो। तो वैसे असेट्स में भी था अदर असेट्स करके। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मतलब कंपनीज ने क्या किया, बेसिकली वो गलत भी नहीं था उस समय पर, कि असेट्स में लिखना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगर आप देखो, थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि अमेंडमेंट यानी चेंज क्यों लाया शेड्यूल 3 में, वो बहुत जरूरी होता है समझना। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसके बाद में चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना आप चीजों को समझते जाओगे उतना वो चीजें आसान लगने लगती हैं। तो सपोज ये आपकी बैलेंस शीट थी, यहाँ पर आपकी ये बैलेंस शीट है, इधर है आपकी लायबिलिटी साइड, इधर है आपकी एसेट साइड, ठीक है। आपको हुआ 50 लाख का लॉस, ठीक है। 50 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट। 50 लाख का लॉस हुआ, और क्योंकि वो लॉस था तो P&L में क्या बच रहा होगा? डेबिट बैलेंस, करेक्ट। तो P&L में बच रहा होगा डेबिट बैलेंस। क्योंकि वो डेबिट बैलेंस था तो कंपनी कंफ्यूज हो गई कि लायबिलिटी साइड पे कैसे लेके जाएं, तो कंपनी इसको लेके चलेगी कौन सी साइड पर? असेट की साइड पर। असेट की साइड पर कंपनी ने लिखा था यहाँ पर अदर, उसमें ले जाके लिख दिया 50 लाख। अब कल हमने बात करी कि कंपनीज एक्ट में बोला है कि फेस पे ज्यादा यहीं पे सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कंबरसम नहीं बनाना है, इसको नीट एंड क्लीन रखना है। जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो कहाँ पर दो? नोट्स टू अकाउंट्स में दो। तो जितने भी आइटम्स यहाँ पर लिखे होते हैं उनका क्या बनाया जाता है? एक नोट्स बनाए जाते हैं, और उस नोट्स में जाके आप क्या दे देते हो? डिटेल कि ये 50 लाख कहाँ से आया। अब यहाँ पे कंपनी ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो कंपनी ने यहाँ पे लिखा नोट नंबर 10 फॉर एग्जाम्पल। नोट नंबर 10 पे वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉस फॉर द करंट ईयर इज रुपीज करंट ईयर 50 lakhs, ठीक है। प्रॉपरली लिखा उन्होंने कि 50 लाख का इस साल का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकली यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सपोज आप ही किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो या मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रही हूँ, अचानक से देखकर क्या इम्पैक्ट जाएगा, या अचानक से देखकर किसी पर भी क्या इफेक्ट जाएगा कि अच्छा इस कंपनी के पास 50 लाख की क्या है? असेट्स हैं। हर पर्सन अंदर जाके नोट्स देखे ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस शीट के इतने सारे नोट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के इतने सारे नोट्स हैं। तो ये तो गलत है कि आप नोट्स देखो तो आपको पता चलेगा। अब नॉर्मली अगर कोई एनालिसिस करने बैठा है, अगर हम एज ए सीए एज ए सीएस बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग हर चीज की डिटेल में जाएंगे, लेकिन अगर हम एज ए नॉर्मल पर्सन बात करें, नॉर्मल यूजर बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम हर एक के नोट में जाके देखें कि अच्छा ये 50 लाख कैसे आया, ये 2 लाख कैसे आया, 10 लाख कैसे आया। तो कंपनीज एक्ट को लगा कि हो सकता है इसके कारण आपके यूजर्स मिसलीड हो जाए, हो सकता है उनको क्या लगे कि ये 50 लाख की असेट है जबकि ये कोई असेट नहीं है। तो स्पेसिफिकली ये चीज बोली गई कि अब से शेड्यूल 3 में अगर आपके P&L का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस हुआ है, तो भी वो कहां पर लिखना है? आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखना है, और विथ अ नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट साइड का आइटम है, प्लस क्या होती जाएंगी? क्रेडिट की चीजें, और माइनस होती जाएंगी डेबिट की चीजें। तो इवन इफ यू हैव अ डेबिट बैलेंस, शो इट एज अ नेगेटिव फिगर। तो एक एग्जांपल लिख के मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज अ वेरी मेजर चेंज। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस करना है कि नहीं करना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इतना। एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोज आपको क्वेश्चन में बोला है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 19। ये ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 2 लाख का, जनरल रिजर्व में बैलेंस था 50,000 का, और कोई भी एक और रिजर्व ले लेते हैं, एसपीआर में बैलेंस था 1 लाख का। आपको क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द फिगर
of the reserves and surplus as it would appear in the balance sheet as on 31st March 20। तो आपको ये बताना है 31st March 20 को जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या बैलेंस जाएगा। तो क्या क्या बात करी थी अभी अपन ने कि आप ओपनिंग लेते हो, जो भी इस साल के ट्रांजेक्शन हुए प्लस करना है माइनस करना है वो करते हो और उठाकर पूरा कहाँ ले जाते हो, फाइनल फिगर आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में ले जाते हो। अब सपोज इस साल कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए और 2019-20 में कंपनी को हो गया लॉस, से फॉर एग्जांपल 50 लाख का, या 50 लाख नहीं रखते हैं, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं फिगर, 8 लाख का, ठीक है। अब आप जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे वो कैसे बनाओगे, देखो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको सारी डिटेल देना जरूरी होती है। फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे सिर्फ एक ही फिगर जाएगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप लिखोगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हर चीज के। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमने लिखा नोट्स टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहला है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में इस बार कोई एडिशन हुआ है क्या, नहीं, तो जनरल रिजर्व एज इट इज बाहर आ जाएगा। एसपीआर में इस बार कोई एडिशन हुआ है क्या, नहीं, तो एसपीआर फिर से एज इट इज बाहर आ जाएगा। पीएनएल में कुछ हुआ है, हाँ, कितना था बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 2 लाख और इस साल हमको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो लेस हमने कर दिया लॉस, कितने का लॉस हुआ है, 8 लाख का लॉस हुआ है। अब इस लॉस को आप असेट में नहीं ले जाओगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इधर हमने बैलेंस निकाला तो आ गया 6 लाख नेगेटिव। अब आप करोगे तो आपका फाइनल रिजर्व्स कितना आएगा, फाइनल रिजर्व आ जाएगा वापस नेगेटिव, क्योंकि आपके पास प्लस में 1,50,000 है, 50,000 का हमारा जनरल रिजर्व, 1 लाख का हमारा एसपीआर और 6 लाख का हमारा पीएनएल का बैलेंस। तो नेट फिगर जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, 4.5 लाख ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट नेगेटिव। अब अगर पुरानी चीज चल रही होती तो लोग क्या करते, इस 6 लाख को उठाकर कहाँ लेके चले जाते, असेट पे ले जाते, या ये भी हो सकता था कि पूरा 8 लाख असेट में ले जाते और ये 2 लाख यहाँ पर जोड़ करके बाहर दिखा देते। बैलेंस शीट पे नेट इफेक्ट तो बराबर उतना ही पड़ेगा, लेकिन डिस्प्ले होने में वो चीज गलत हो जाएगी। अब ये फेस पे देख के यूजर को एकदम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव में है, मतलब रिजर्व्स नेगेटिव में है, मतलब कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। गेटिंग द पॉइंट। सो आपको यहीं पर ही फेस ऑफ द पीएनएल पर जो फिगर जाएगा उसको नेगेटिव फिगर शो करना है, इवन इफ द बैलेंस इज डेबिट। मान लो यहाँ कुछ भी नहीं है और ये तो चलो हमने 3-4 रिजर्व ले लिए और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यही दिया है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 8 लाख, लॉस ड्यूरिंग द ईयर इज 8 लाख और कुछ भी नहीं दिया है, तो भी हम सीधे सीधे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, कितना, नेगेटिव 8 लाख। नेगेटिव है इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और आपके फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर भी क्या दिख जाएगा, 8 लाख का बैलेंस दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, वो आप ट्राई करेंगे रोज, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे मैं क्लास में भी क्वेश्चन देती जाऊंगी। सो आप लोगों को कुछ हम साथ में सॉल्व करेंगे, कुछ आप एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क सॉल्व कर लेंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में डाउट्स ले लिया करेंगे, या आप अलग से व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भेजना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। सो जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर लिया करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, एक इजी सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग सब कॉपी में, कि सपोज बैलेंस ऑफ पीएनएल as on 1st of April 19 was rupees 4 lakhs. Profit during the year. अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड नहीं रखना है, शुरुआत से ध्यान रखना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है आप लोगों को प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी है तो ही करें, ऐसा नहीं होता है। सो प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखें, ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, आपको खुद को फील होगा कि जल्दी करते आ रही हैं चीजें, क्योंकि दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी अच्छे से। अगर अभी आप जल्दी करोगे कि कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर लेते हैं तो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। सो बी श्योर दैट यू आर राइटिंग एवरीथिंग। शुरू के 4-5 क्वेश्चंस अगर हमने लिख भी लिए तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा फायदा ही होने वाला है। सो ट्रस्ट मी, थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करते जाओ। नोट अगर मैं
दे रही हूँ तो आप नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा 4 लाइन का फॉर्मेट है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है से फॉर एग्जांपल 6 लाख, इसमें से आपने डिविडेंड दिया है 50,000, देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया है हमने ₹1,20,000। क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन में ये बताना है, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान से समझो क्वेश्चन, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं पूछ रही हूँ, मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस पूछ रही हूँ as it would appear on the balance sheet as on 31st March 2020। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। मैं आंसर्स यहाँ पर नोट कर रही हूँ, सो जैसे आपको एग्जाम में आएंगे टिक द करेक्ट आंसर्स फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर कहीं पर दिक्कत रहती है तो। सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। You have to write the total balance. सो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन भी दे दिया है मैंने। बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एज ऑन 31st March 2020। ये ओपनिंग बैलेंस सिर्फ P&L का है, इस साल इतना प्रॉफिट कमाया है हमने, इतना डिविडेंड है और इतना रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। सो सॉल्व करके देखेंगे आप एंड फिर हम लोग अगर कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करनी है हमें थर्ड पार्ट की, तो हमने शेयर कैपिटल की बात कर ली, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर ली, अब हमको चलना है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नाउ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कंपनी कुछ वारंट्स इशू कर देती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिनके बदले में कंपनी क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है। तो सपोज किसी स्पेसिफिक तरीके के लोगों को या किसी स्पेसिफिक पर्सन्स को, से फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेसिफिक से डायरेक्टर्स वगैरह को या प्रमोटर्स वगैरह को, ऐसे किसी स्पेसिफिक पर्सन को कंपनीज वारंट्स इशू कर देती हैं जिनके बदले में शेयर्स इशू करे जाएंगे आगे चल के, ऐसा लिखा होता है उस पर, क्योंकि वो कभी ना कभी आगे चल के शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए उसको शेयर होल्डर्स फंड में लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ पैसा मिला है, अभी शेयर इशू नहीं हुए हैं उसके बदले में, तो इसीलिए उसे शेयर कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता। तो थर्ड आइटम की बात करी हमने। सो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाते जाओ कॉपी में, मतलब जैसे कल हमने स्टार्ट किया था, आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है, जैसे हमने कल स्टार्ट किया था वैसे हम चलेंगे। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट हमने शुरुआत करी थी आप कॉपी में कंप्लीट करते जाओ, और हर एक पॉइंट की जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते जा रहे हैं वो आगे आप लोग नोट करते जाइए। तो ये आपने बना लिया फॉर्मेट, यहाँ पर हमने लिखा प्रीवियस ईयर, यहाँ पर हमने लिखा करंट ईयर, यहाँ पर हमने लिखा नोट्स, इधर हमने लिखा था इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट करते जाओ, आपको याद होता जाएगा लिखते लिखते। तो इतना पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड के बाद जो आपका नेक्स्ट हेड होता है दैट इज योर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, या आप बोल सकते हो बेसिकली शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या बोला मैंने? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये जो हेड है ये अलग हेड है, ये शेयर होल्डर्स फंड के बाहर आ गए हैं हम, ठीक है। तो ये था हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीजें पढ़ी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर हम आए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब
इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अगर हम बात करते हैं तो हमें सुनकर ये लगता है कि ऐसा अमाउंट जो कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है इसका, तो उन सारे अमाउंट्स को यहाँ लिख लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वो अमाउंट लिखना है जो कि आपको पैसा मिल चुका है, आप कंफर्म है कि आप शेयर्स इशू कर ही दोगे और अभी आपने शेयर्स अगर इशू नहीं करे हैं तो आप यहाँ पर लिखते हो। बीच में अलग से क्यों डाला है उसको, क्योंकि ना वो लायबिलिटी में जा सकता है फिलहाल, ना वो आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट है फिलहाल, तो टेम्परेरीली उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। स्पेसिफिकली एक चीज याद रखनी है कि अगर आपका रिफंड वगैरह का केस बन रहा है, जैसे हम लोगों ने लॉ में भी पढ़ा हुआ होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्लॉजेज होते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको पैसा विद इन स्पेसिफाइड टाइम क्या कर देना होता है, वापस कर देना होता है। तो अगर वो रिफंडेबल है तो शेयर एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। सिमिलरली अगर आपके जो शेयर्स हैं वो इशूड कैपिटल से ऊपर चले गए हैं, अगेन आपको या तो रिफंड करना है या उसका कुछ और ट्रीटमेंट करना है। नाउ इट इज नॉट अ केस जब आप पैसा लेकर अलॉट कर ही दोगे, यहाँ पर सिर्फ पैसा तब आएगा जब you will receive the amount, you have received the amount and it is sure that you are going to make the allotment। तो आप यहाँ लिखोगे अगर रिफंड हो रहा है या आगे एडजस्ट होने वाला है, मतलब इट इज इफ इट इज अ केस ऑफ प्रो राटा और ऐसा कुछ केस है अगर, या कॉल्स इन एडवांस वगैरह का केस है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं आती हैं, वो अलग से लायबिलिटीज में जाती हैं, क्योंकि वो पैसा आपने लिया है लेकिन उसके बदले में आप शेयर्स इशू नहीं करने वाले हो। वो या तो आप रिफंड करोगे या फिर आप आगे एडजस्ट कर दोगे उसको, उसके बदले में शेयर्स इशू नहीं होंगे। सो वो चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी, ये स्पेसिफिकली नोट कर लीजिए आप जो मैंने कहा अभी। सो बेसिकली क्या बोला हमने कि शेयर एप्लीकेशन मनी बट नॉट एक्सीडिंग द इशूड कैपिटल, लिखते जाओ, नॉट एक्सीडिंग द इशूड कैपिटल and to the extent not refundable is to be disclosed। तो अगर इशूड कैपिटल से ज्यादा है आपकी जो शेयर एप्लीकेशन मनी इशूड कैपिटल से ज्यादा है, मतलब कब होता है ये, प्रो राटा या बेसिकली आप कह सकते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ पर नहीं आता है। अगर रिफंडेबल है तो भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो नॉट एक्सीडिंग द इशूड कैपिटल एंड नॉट रिफंडेबल is disclosed under this particular item if the company's issued capital is more than the authorized capital and approval is pending, again तो भी इसको यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो सपोज आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा आपने इशू करा है और अभी आपका अप्रूवल पेंडिंग है, जैसा कि कल भी हमने बात करी थी, ऑथराइज्ड इज द मैक्सिमम कैपिटल, अगर आपको उससे ज्यादा इशू करना है तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर अप्रूवल पेंडिंग है, अगेन वो भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं है कि आप इशू कर पाओगे शेयर्स की, नहीं कर पाओगे। सिमिलरली कॉल्स मिल गए हैं एडवांस में, यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। सो ये चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ वो पैसा जिसके बदले में शेयर्स इशू हो ही जाएंगे, कंफर्म है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। सो दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों को बात करनी है लायबिलिटीज के बारे में, तो उसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन लेना जरूरी है, देन वी मूव ऑन टू दी हेड्स ऑफ लायबिलिटी। अब आपकी बैलेंस शीट में जो हेड बचा है वो है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज गोइंग ऑन इन परमानेंस ऑर्डर। सो बेसिकली पहले हमने कैपिटल की चीजें सारी लिख दी, क्योंकि कैपिटल सबसे परमानेंट फंड होता है हमारा। फिर अब हम आ रहे हैं लायबिलिटीज पर। लायबिलिटी में भी पहले क्या आएगा, नॉन करंट, फिर क्या आएगा, करंट। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में डिफरेंशिएट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So current liability is basically what liability is current liability, what liability is non-current liability is a very important point to be discussed. करंट लायबिलिटी को डिफाइन किया गया है, नॉन करंट लायबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। करंट लायबिलिटी को डिफाइन कर दिया उन्होंने, तो हम लॉ के स्टूडेंट्स तो हैं, हमें पता ही है, एक चीज डिफाइन कर दी तो दूसरी क्या हो जाती है ऑटोमेटिकली, इफ इट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, करंट लायबिलिटी को समझना है, नॉन करंट लायबिलिटी एनी लायबिलिटी विच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी विल बी अ नॉन करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है वो बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। जो जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिखते जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाएं कि ये जो डेफिनेशन है ये करंट लायबिलिटी की है। क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन के कि ये सारी चीजें हैं, क्लासिफाई करो कि ये करंट में जाएंगे कि नॉन करंट में जाएंगे, तो हमें क्लासिफाई करते आना चाहिए। नाउ देयर आर 4 कंडीशंस जिनमें से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस लायबिलिटी को करंट मान लिया जाएगा। अगर चारों ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसे क्या माना जाएगा, नॉन करंट मान लिया जाएगा। सो सबसे पहली कंडीशन है आपकी फर्स्ट, एक्सपेक्टेड टू बी
settled, a liability is said to be a current liability, ऐसे शुरुआत करेंगे और फिर फर्स्ट पॉइंट expected to be settled within the normal operating cycle of the company. Expected to be settled within the normal operating cycle of the company. और normal operating cycle of the company क्या होता है? operating cycle अभी समझ लेंगे. और held primarily for the purpose of trading. Held primarily for the purpose of trading. ठीक है. और थर्ड पॉइंट, और due to be settled within 12 months after the reporting date. reporting date मतलब जो आपकी बैलेंस शीट की डेट है, जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन उसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग डेट. सो due to be settled within a period of 12 months from the reporting date या after the reporting date. And last point, which is the fourth point, is वापस से और लिखना है आपको. और last condition, the company does not have an unconditional right to defer the settlement. defer करना मतलब postpone करना. So does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months. For at least a period of 12 months after the reporting date. इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या कह दिया जाएगा? उस लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी. अब एक एक करके समझते जाते हैं क्या क्या चीजें ध्यान देनी है यहाँ पर. सबसे पहली चीज तो फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? सो ऑपरेटिंग साइकिल इज अ पीरियड व्हेन यू परचेज द रॉ मटेरियल्स एंड उसका पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद कैश रियलाइज होते तक की जो एक साइकिल होती है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है. मतलब आपने सामान खरीदा, प्रोसेसिंग करी, प्रोडक्ट बनाया, बेचा, कैश रियलाइज हुआ. दिस इज अ फुल साइकिल, जिसे क्या कहा जाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल. अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइंड है तो ठीक, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स की मानी जाती है. अदरवाइज आप क्लेम कर सकते हो अगर आप प्रूफ कर सको, जस्टिफाई कर सको तो अगर आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है चलेगा. अगर आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने है चलेगा. ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्टिफाई इट, अदरवाइज द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ्स. सो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पर? अगर आपको उम्मीद है, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि ये लायबिलिटी हमें नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही सेटल करना है, ये एक्सपेक्टेड है सामने वाले को और हमें, देन इट इज क्लासिफाइड एज अ करंट लायबिलिटी. और हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, प्राइमरीली आपने ट्रेडिंग के लिए ही किया है उस लायबिलिटी को इनकर, और या फिर ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट. रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर सेटल करी जाएगी, उसकी ड्यू डेट है. और डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट, द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी. इस लायबिलिटी को पोस्टपोन करने का कोई राइट नहीं है हमारे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. 12 महीने के आगे डेफर करने का अभी हमारे पास कोई भी राइट नहीं है. सो इन शॉर्ट घुमा फिराकर क्या कंक्लूजन निकल के आया? जो मेन 2 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं कि एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड या तो विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 12 महीने के अंदर अगर एक्सपेक्टेड है कि ये सेटल हो जाएगा या ड्यू है सेटलमेंट के लिए तो आपको उस लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहना होता है. तो सपोज क्वेश्चन कैसा आ जाता है कभी कभी, ये तो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ये भी बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ्स और हमारा नॉर्मल जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 12 महीने. ठीक है, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. और इन दोनों पॉइंट्स को एक बार के लिए मैं इग्नोर करके चल रही हूँ. अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और आपकी कोई लायबिलिटी है विच इज टू बी सेटल्ड या विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड
विद इन अ पीरियड ऑफ 13 मंथ्स। बात समझ रही है? क्या लिखा है मैंने? नॉर्मल पीरियड कितना है? 12 महीने। नॉर्मल जो हर एक में अप्लाई हो रहा है वो क्या है? 12 महीने। और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइंड है, तो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल है नॉर्मल 14 महीने। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लायबिलिटी, इट विल बी अ करंट लायबिलिटी और इट विल बी अ नॉन करंट लायबिलिटी। कहाँ पे डालोगे आप इसको? सो बेसिकली यू हैव टू सी कि इन सब में और लगा हुआ है। हम बहुत अच्छे से समझते हैं और एंड का कॉन्सेप्ट। और है मतलब इनमें से किसी में भी फिट हो गया तो उसको करंट मानना है, एंड कंडीशन नहीं है। भले ही आपकी टाइम लिमिट 12 के ऊपर जा रही है, लेकिन विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, 14 के अंदर है, तो भले ही 12 से ज्यादा है, इसे हम क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी कहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच इज टू बी मेड बिटवीन द करंट लायबिलिटी एंड बिटवीन द नॉन करंट लायबिलिटी। सो कोई भी लायबिलिटी जिसे इन सब में से किसी भी एक कंडीशन में क्लासिफाई करा जा सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। ऐसी लायबिलिटी जो इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, तो क्या कहा जाएगा? उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। अब क्योंकि हम परमानेंस ऑर्डर पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे। सो नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे जो मेजर हेड्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले मैं वो नोट कर रही हूँ बोर्ड पर, तो वो आप नोट डाउन करते जाइए कि मेजर हेड्स क्या क्या हैं, आपके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखते जाइए, और फिर हम एक एक हेड को, जैसे हमने शेयर कैपिटल वगैरह में डिस्कस किया, वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। सो शुरू करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के मेजर हेड्स। नॉन करंट लायबिलिटी का आपका फर्स्ट हेड जो होता है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नाम से हमको समझना है अभी कि कोई बोरोइंग जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ली गई है, सो दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो नॉन करंट लायबिलिटीज का आपका फर्स्ट हेड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लायबिलिटीज फर्स्ट हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर क्लासिफिकेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे, पर फेस पे क्या दिखता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये मैं आपको मेजर हेडिंग्स बता रही हूँ जो आप कहाँ लिख रहे हो? बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे लिख रहे हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। ये नेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे इस पे आऊंगी बताऊंगी, पर DTL नेट क्या बोला मैंने? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। नेक्स्ट होता है आपका इसके बाद, तो दो चीजें लिखी हमने, लॉन्ग टर्म लाइब बोरोइंग्स, देन उसके बाद होता है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। नेट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, हर जगह आपको अदर मिल ही जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर जो भी अभी तक हमने लिखी उनमें नहीं आई, वो कहाँ गई? अदर में गई। एंड लास्टली होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगेन इनके इंटरनली अलग अलग डिस्क्लोजर्स रहेंगे जो कि हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उठा लेते हैं हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये हमने लिखा है फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर क्या क्या दिखता है, उतने आइटम्स हमने नोट डाउन करे हैं। आगे चल रहे हैं, हम एक एक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई भी लोन जो कि 12 महीने के ऊपर, लॉन्ग टर्म अभी हम जनरली बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग साइकिल अगर ज्यादा की है तो उसके हिसाब से होगा, बट एक जनरल जो डेफिनेशन होती है वो 12 महीने के हिसाब से चलती है। बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स को ही बेस माना जाता है। तो 12 मंथ से ज्यादा का अगर रिपेमेंट टर्म है, मतलब आपने 3 साल 4 साल 5 साल के लिए कोई लोन लिया है, तो क्या माना जाएगा? उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग माना जाएगा। कौन सी बोरोइंग्स आ जाएंगी हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में? सो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई भी लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, तो आपने 6 साल के लिए डिबेंचर्स इशू करें, कहाँ आ जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टर्म लोन्स जो आप बैंक से लेते हो, टर्म लोन्स। सो नॉर्मली टर्म लोन्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि कोई भी लोन्स जो होते हैं जिनका पीरियड 36 मंथ से बियॉन्ड होता है, दोज आर नोन एज टर्म लोन्स। बट ऑफ कोर्स कोई भी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कोई भी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो वो यही आएगा। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, कोई भी ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट डेफर किया गया है या डेफर किया जा सकता है, वो कहाँ आएगी? लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमने अभी बात करी जिसको डेफर नहीं किया जा सकता वो करंट में आ जाता है। सो डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज। डिपॉजिट्स, आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं, लॉन्ग टर्म है, डिपॉजिट्स विल बी क्लासिफाइड इन दिस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी लोन्स जो आपने लिए हैं किसी से भी, लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड पार्टी से लिए हैं अगर, तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करना रहेगा कि लोन्स एंड एडवांसेस अगर रिलेटेड पार्टी से है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना है।
अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आपके और कोई से भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, कोई से भी लोन्स हैं, वो सब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करने होते हैं। अब जो भी लोन्स आप लिखते हो उनके कुछ इंटरनल चीजें आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं। तो ये तो हमने बात करी कि कौन से टाइप के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल की हमने बातें करी। अब हम बात कर रहे हैं कि इनको कैसे और आपको डिटेल देना है। जैसे हमने शेयर कैपिटल में बात करी थी कि 5% से ज्यादा के शेयर होल्डर्स के नाम होने चाहिए, वैसे यहाँ पर आपको और क्या क्या इंटरनल डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहला होता है कि सिक्योरिटी वाइज आपको क्लासिफिकेशन देना है जितने भी आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। सिक्योरिटी वाइज मतलब आपके जो लोन्स हैं वो सिक्योर्ड हैं कि अनसिक्योर्ड हैं। अगर सिक्योर्ड है तो आपको नेचर बताना पड़ेगा कि सिक्योरिटी किस चीज की दी गई है, सिक्योरिटी कैसे नेचर की है, एक ही एसेट को बहुत सारे लोन के लिए हमने सिक्योर किया है या हर एक के लिए अलग अलग सिक्योरिटी है, पूरी डिटेल्स आपको नोट्स में लिखनी होती है। सो बेसिकली सपोज आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आपने कोई प्रॉपर्टी सिक्योर करी, हम सिक्योरिटी देते ही हैं क्योंकि बैंक हमसे पूछेगा कि कल को अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँ, तो हमको क्या बताना पड़ता है, हमको कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ता है कि ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हम आपके सिक्योर आपको करके रख रहे हैं, अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो आप इसको रियलाइज कर लेना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है डिटेल में। तो लोन के नीचे लिखा जाएगा कि दिस पर्टिकुलर लोन इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज इतनी इतनी, जो भी आपने सिक्योरिटी दी है वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट आपको बताना होता है अगर किसी लोन की गारंटी आपके डायरेक्टर ने दी है, इफ एनी लोन इज गारंटीड बाय द डायरेक्टर्स और अदर्स, तो फिर आपको उसके बारे में डिस्क्लोज करना होता है। जो भी पर्टिकुलर लोन्स हैं उनको मैच्योरिटी उनकी डिस्क्लोज करनी है और डेट वाइज मैच्योरिटी आपको डिस्क्लोज करनी है कि कौन सा लोन कब मैच्योर हो रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है कि कौन सा लोन कितने साल में मैच्योर हो रहा है। तो सपोज आपके 4 लोन्स हैं, एक 6 साल में मैच्योर हो रहा है, एक 10 साल में मैच्योर हो रहा है, एक 15 साल में रिपेमेंट होना है और एक लोन है 3 साल का। सो सारे लॉन्ग टर्म है तो आप उसकी मैच्योरिटी डेट को भी प्रॉपरली इन्फॉर्म करोगे, डिस्क्लोज करोगे। और जो भी आपके बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनकी मैच्योरिटी आपको बतानी रहेगी। क्या बतानी रहेगी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना रहेगा। तो सपोज आपने 4 अलग अलग तरीके के डिबेंचर्स इशू करे हैं, एक 6 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 3 साल का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है डिबेंचर्स की। अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है तो भी बताना है कि इतने साल में, क्योंकि फिर वो लायबिलिटी नहीं रहेगी। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल तो भी आपको वो चीज इन्फॉर्म करनी है। अब अगर सपोज पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है, अगर रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है, देन डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या मानी जाएगी। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं कि हम कोई भी चीज अगर बोरो कर रहे हैं तो हम इंस्टॉलमेंट में भी रीपे कर सकते हैं। सो वैसे डिबेंचर्स को भी इंस्टॉलमेंट में रिडीम किया जा सकता है। अगेन डिबेंचर्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ही आगे चल के। सो अगर सपोज ये 6 साल का है पर इसकी रिडेम्पशन हर साल ड्यू हो रही है, तो इसकी मैच्योरिटी कब से शुरू करी जाएगी, इसके फर्स्ट रिडेम्पशन से ड्यू मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर पहले ही साल में इसका कोई पार्ट रिडीम हो रहा है तो ये 3 साल से भी जल्दी रिडीमेबल मान लिया जाएगा। सो कब मानी जाएगी उसकी फर्स्ट, आप डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या मानी जाएगी, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही ड्यू हो जाता है तब उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाएगी। नेक्स्ट कोई पावर है अगर री इश्यू की तो वो लिखना है। तो किसी भी बॉन्ड और डिबेंचर पे अगर पावर है री इश्यू की वो लिखना है। जो भी टर्म्स है रीपेमेंट के टर्म्स वो आपको लिखने हैं। सो पावर ऑफ री इश्यू इज टू बी डिस्क्लोज्ड। नेक्स्ट जो भी टर्म्स है किसी भी लोन वगैरह के रीपेमेंट के जो टर्म्स है वो आपको लिखने हैं। हर जगह आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब आपकी इंटरेस्ट रेट वगैरह सारी चीजें बतानी रहेंगी। एंड इसके साथ अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो उस डिफॉल्ट की भी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। सपोज आपने कोई इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करे जो ड्यू हो चुके थे, या आपने कोई भी अमाउंट नहीं पे किया है तो कितना अमाउंट है, क्या पीरियड है उस कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट का, मतलब कब से वो कंटिन्यू हो रहा है, कितने समय से वो डिफॉल्ट चला आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रेजेंट करनी होती है। सो दीज आर द डिटेल्स व्हिच आर टू बी गिवन अलोंग विथ योर लोन्स, अलोंग विथ योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो दिस इज टू बी गिवन इन दी बैलेंस शीट। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा
ये बात हो गई हमारी। इसके बाद हम किस पर आएंगे, बाकी के हेड्स पर। तो आज हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक आप प्रॉपरली मॉड्यूल रीडिंग कर लीजिए। मेरे हिसाब से मॉड्यूल रीडिंग साथ साथ चलती रहे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं भी तो हम सारी चीजें लिख ही रहे हैं, तो आप नोट्स तो बनाइए, नोट्स तो आपके बनते ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉड्यूल्स नहीं इशू हुई है, ऐसी कुछ दिक्कत है तो जैसे ही आ जाती है आप मॉड्यूल पढ़ना शुरू कर सकते हो। तब तक हमारे नोट्स तो रेडी हो ही रहे हैं। सो बेटर है अगर आप लिखते जाते हो तो लिख के चीजें याद अच्छे से हो जाती है। सो वो एक बहुत बेनिफिट होता है कॉपी में नोट्स बनाने का। अब कल से हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे डिस्क्लोजर्स वाले पार्ट को एंड लायबिलिटी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सो नॉन करंट में इतनी सी चीजें, नॉन करंट समझ लोगे तो करंट बहुत आसान लगता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें वहां फिर से रिपीट होती हैं, तो फिर से समझना नहीं पड़ता हमको, ऊपर से हम डिस्कस कर लेते हैं तो बन जाता है, समझ में आ जाता है। सो एक बार नॉन करंट हम डिटेल में ले लेते हैं तो करंट हम लोगों को कंपेरेटिवली बहुत ही ईजी पड़ेगा। सो गो थ्रू द प्रोविजंस। कहीं पर भी कोई भी डाउट है, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, फील फ्री टू आस्क। हम बाकी के पॉइंट्स पे कल से कंटिन्यू करेंगे।